हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो हर शनिवार को होते हैं, उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की आंसर की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हिंदी और उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित। अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने हिंदी भाषा का विकास चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा बांगरू का दूसरा नाम है क्या? हरियाणवी। ठीक है, और हरियाणवी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है आपके ऑप्शन सी, सौरसैनी अपभ्रंश। अब आप देख रहे हो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी भी लिखा गया है, हो सकता है बहुत से बच्चों ने इसको टिक करा हो आंसर के तौर पर, लेकिन अपभ्रंश की बात हुई तो अपभ्रंश होगा सौरसैनी। और सौरसैनी अपभ्रंश के अंदर 3 उपभाषाएं आती है। कौन कौन सी? ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, और गुजराती, और आती है आपकी राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी ये आती है। पश्चिमी हिंदी में ये आपकी 5 आती हैं बोलियां। कौन कौन सी? तो इसको पढ़ते हम ऐसे के बी एच। सबसे पहले आती है कौन सी? कन्नौजी। फिर आती है ब्रजभाषा। ठीक है, फिर आती है खड़ी बोली। फिर आती है आपकी वो कौन सी? कब ब्रजभाषा हो गई, बुंदेली नहीं आएगी, बघेली। कौन सी? नहीं, बुंदेली आएगी, बुंदेली। ठीक है, ना, जो होती है बघेली वो पूर्वी हिंदी में। और एच से आएगी क्या? हरियाणवी। और इसी का हरियाणवी का दूसरा नाम आपने देखा क्या? बांगरू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रतिज्ञा किस विद्या की रचना है? प्रतिज्ञा किस विद्या की रचना है? उपन्यास, कहानी, काव्य या फिर यात्रा वृतांत? तो देखिए, प्रतिज्ञा सबसे पहले लिखा किसने है? तो ये लिखा है आपके प्रेमचंद ने। ठीक है ना, प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। उपन्यास है प्रतिज्ञा, और किस पर आधारित है? तो ये विधवा विवाह पर आधारित है। विधवा विवाह पर, ठीक है ना, विधवा विवाह पर आधारित है क्या? प्रतिज्ञा उपन्यास। ठीक है ना, जैसे अगर बात करेंगे तो किसान पर, ठीक है ना, किसान पर तो ये हो जाता है गोदान। ये सब प्रेमचंद जी के गोदान, या फिर गोदान को आप कह सकते हैं अंतिम पूर्ण उपन्यास भी, अंतिम पूर्ण उपन्यास। ठीक है ना, अंतिम पूर्ण उपन्यास भी है। अगर अपूर्ण की बात करेंगे तो अपूर्ण आता है मंगलसूत्र, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र। ठीक है ना, मंगलसूत्र, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। मनु भंडारी को उनकी किस रचना के लिए 2007 में व्यास सम्मान मिला? अच्छा जी, ठीक है, मनु भंडारी आपका बंटी, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना। कितने? 2, बिना दीवार का घर, एक प्लेट सैलाब, अकेली, या फिर एक कहानी यह भी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक कहानी यह भी के लिए ने 2007 में व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, अकेली की बात करें तो ये सोमा की कहानी है, सोमा की। उपन्यास है वैसे, लेकिन किसकी कहानी है? ये सोमा की। ये भी आता है बहुत बार। पात्र कौन है अकेली का? सोमा। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। देखिए, अगर आपने पत्रकारिता के चैप्टर एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको ये आसान सा लगेगा बहुत ही। ठीक है, सूचनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, वस्तुनिष्ठ शैली या वर्णनात्मक शैली? तो ये हो जाएगा सीधा और सरल आंसर आपका उल्टा पिरामिड शैली। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 6, 4, 3 या फिर 2? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 होते हैं। कौन कौन से? अग्र, पश्च और मध्य। ठीक है, अग्र, पश्च और मध्य होते हैं। नैनत में संधि विच्छेद होगा ना धन इतत, ना धन एतत, न धन एतत और न धन एतत। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न धन एतत। ठीक है ना, और ये बनेगा नैनत। संधि होगी इसमें कौन सी? तो इसमें संधि होगी दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। चलिए अगला देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहा है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, अपनों से क्या छुपाना। निजवाचक आप, तो निजवाचक में होगा आपका ऑप्शन सी, आप भला तो जग भला। क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? ठीक है जी,
सीता खेल रही है, रमेश एक पुस्तक पढ़ रहा है, सुनीता ने सेब खाया, अनिल ने उसे अपनी पुस्तक दी। ठीक है, तो आपको बताना अकर्मक क्रिया किसमें प्रयोग हुई है। तो अकर्मक क्रिया आपकी सीधी सीधी प्रयोग हुई है किसमें, ऑप्शन ए, सीता खेल रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, तैरना सब अकर्मक क्रिया होती है। अकेंचक कहते हैं, यानी अकेंचक कौन होता है, ठीक है ना, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। अंकेशक होता है आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला, यानी अकाउंटेंट। पाठशाला ऋषिकेश में आपकी सभी वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस, बैंक, यूके SSS से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी चल रही है। आप अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए उसमें एनरोल कर सकते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार है। ठीक है जी, ठीक है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है उस अलंकार को हम बोलते हैं विरोधाभास, विशोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान। तो उसे बोलते हैं हम ऑप्शन सी, विभावना अलंकार। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मगधी। बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, और ये होगा आपका ऑप्शन सी, अवधी। काफी, काफी शब्द में कौन सा विशेषण है, अनिश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो काफी, काफी में होगा आपका, निश्चित तो नहीं है, अनिश्चित संख्या भी नहीं है, सार्वनामिक तो है नहीं, तो ये बच्चा आपका ऑप्शन ए, अनिश्चित परिमाणवाचक। निम्न में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, ठीक है ना, बेधड़क, हम सफर, नाकाम, समवाय, बेधड़क, हम सफर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेधड़क। ठीक है ना, बे क्या है, बे जो उपसर्ग है वो उर्दू या फारसी का नहीं, हिंदी का है। ठीक है, कंधा का तत्सम होगा, कंधा होता है, कंधे का तत्सम शब्द होगा कंधु, कक्षु, स्कंद या स्कंद। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्कंद। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। ठीक है, संदिग्ध और भूतकाल दोनों बताना आपको, देखिए, ठीक है ना। तो देखिए, मोहन ने पढ़ा था, ये तो हो गया भूतकाल। ठीक है जी, मोहन पढ़ रहा था, ये भी भूतकाल है। मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा, कंफर्म नहीं है, संदिग्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए, उपसर्ग, निपात, सर्वनाम या फिर कारक। तो देखिए, रविवार है, वह घर पर ही बताना, ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निपात है। निपात क्या होता है, जब भी आप कोई कंफर्म चीज बोल रहे हो जिसमें आप सुनिश्चित हो कि हाँ जी यही होगा, तुम ही दुकान जाओगे, तुम ही बाजार जाओगे, ठीक है ना, मैंने ही करा है ये काम, तो वो होता है निपात। टिप्पण लेखन में उच्चाधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है, ठीक है, बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में या पत्र के प्रारंभ में। तो टिप्पण लेखन में जो उच्चाधिकारी होता है वो दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, व्यवहारिक, आधीन, कुमुदिनी, कुमुदनी। तो शुद्ध हो जाएगा आपका तो ये तो व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक में व्यावहारिक होता है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, कुमुदनी नहीं होता, तो ये होता है ऑप्शन सी आपका, कुमुदिनी। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना, समुद्र पर्यायवाची नहीं है। जलधि, मधुराज, अर्णव, सिंधु। जल्दी, देखिए जल्दी तो आपने हनुमान चालीसा अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता है, जल्दी लांगे गए अचरज नाही। ठीक है, मधुराज, अर्णव या सिंधु। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मधुराज। मधुराज किसे कहते हैं, तो मधुराज कहते हैं भंवरे को, ठीक है ना, भंवरा। चिरंतन का सही विलोम शब्द होगा अचर, अचेतन, अचिंतन या फिर नश्वर। ठीक है, तो चिरंतन का सही विलोम होगा आपका ऑप्शन डी, नश्वर। उत्तराखंड का पहला गणपति किसे कहा जाता है, उत्तराखंड इतिहास से क्वेश्चन है, ठीक है ना। उत्तराखंड का पहला गणपति अजयपाल, कनकपाल, नरसिंह देव या फिर उपेंद्र राज। देखिए, गढ़ों की बात आती है तो सबसे पहले सब किस पे भागते हैं, अजयपाल पर, लेकिन पहला गणपति हम मानते हैं किसे, आपका ऑप्शन सी, नरसिंह देव को। ठीक है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक चांदपुर गढ़ में किसका शासन था, ठीक है, उपेंद्र राज, भानु प्रताप, नरदेव सिंह कंडारी या कफ्फू चौहान। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन बी, भानु प्रताप का राज था चांदपुरगढ़ पे, जिस समय पे यहां पर कौन आया, सोनपाल आया था। ठीक है ना। निम्न में से सुमेलित
नहीं है। वस्तु शिरोमणि शंकर गुरु ने लिखी है, गणराजवंश काव्य मौला राम ने, रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा या मानवोदय काव्य मतीराम। तो कौन सा गलत है आपको ये बताना है, ठीक है जी। गणराजवंश काव्य मौला राम सही है, रामायण प्रदीप सही है, या आपने बाहर कर दी होंगी। तो अब देखते हैं वास्तु शिरोमणि, ये भी शंकर गुरु ने ही लिखी है। अब आप बात करेंगे मानवोदय काव्य, तो मानवोदय काव्य लिखी है किसने, भरत कवि ने, भरत कवि ने, ठीक है। मानवोदय काव्य किस इतिहासकार के अनुसार पंवार वंश की स्थापना कनकपाल द्वारा की गई, बैकेट, विलियम, हार्डविक या ए और बी दोनों, ठीक है। कनकपाल द्वारा की गई, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी। बैकेट और विलियम दोनों ही मानते हैं कि पंवार वंश की स्थापना कनकपाल ने करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौला राम के अनुसार पंवार वंश के संस्थापक थे, ठीक है। देखिए अब मौला राम के अनुसार, अभी तो हम बैकेट और हार्डिक का देखा, और अब मौला राम के अनुसार पंवार वंश के संस्थापक थे कनकपाल, अजयपाल, भौनापाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भौनापाल। राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा पहली बार मुनाल की गणना कब करी गई थी, 2002, 2004, 2006 या 2008। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, 2008, ठीक है। 2008 और संख्या थी कितनी, 919, ठीक है। 919 मुनाल थी उस समय पे जब 2008 में जनगणना हुई। गंगोत्रियों में किन नदियों का संगम होता है, ठीक है। गंगा और जाह्नवी, गंगा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और गणेश गंगा, और भागीरथी और केदार गंगा। तो गंगोत्री में संगम होता है भागीरथी और केदार गंगा का। स्वामी ताल स्थित है रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चंपावत या फिर बागेश्वर। तो स्वामी ताल आपका स्थित है कहां पर, तो ये है आपका ऑप्शन सी, चंपावत में। हरिया पर्वत स्थित है बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। तो हरिया पर्वत आपका स्थित है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। कयार्क सैन का सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली या फिर पौड़ी। देखिए उत्तराखंड में 5 से 6 सूर्य मंदिर है अलग अलग जगह पर, उनमें से एक है कौन सा, कयार्क सैन का सूर्य मंदिर। यह है अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली या फिर पौड़ी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पौड़ी में स्थित है क्या, कयार्क सैन का सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा में कौन सा है, तो अल्मोड़ा में है आपका कटारमल, ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर। टिहरी के हिंडोला खाल में है, ठीक है ना, हिंडोला खाल में, ठीक है। चमोली में है आपका कुलसारी का, किसका, कुलसारी, कुलसारी का सूर्य मंदिर, ठीक है। हार्डिंग पुल किस नदी पर स्थित है, गंगा, थुमका, गौला या फिर कोसी, ठीक है। हार्डिंग पुल, तो हार्डिंग पुल आपका स्थित है आपका ऑप्शन सी, गोला नदी पर। केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब किया गया, 1948, 52, 56 या फिर 60। तो 1948 में गठन हुआ था केदारनाथ समिति का। निम्न में से किस पर्वत की ऊंचाई गलत दी गई है, ठीक है जी। चौखंबा 7138, त्रिशूल 7130, सतोपन 7034, द्रोणगिरी 7066। तो गलत है यहाँ पर लंबाई त्रिशूल पर्वत की, ये होगी कितनी, 7120, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बनेगा। संगचुमना किसकी सहायक नदी है, कोसी, सरयू, नंधौर या फिर कुठी यांगटी, ठीक है। तो संगचुमना किसकी सहायक नदी है, तो यह है आपकी ऑप्शन डी, कुठी यांगटी की। नदियां तथा उनके उद्गम में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। भिलंगना, खतलिंग यमुना, गंगा, देवप्रयाग, विष्णु गंगा, सतोपंथ, नंदाग्नि, नंदा घोंगटी, ठीक है जी। तो ये भिलंगना ठीक है, खतलिंग से गंगा, देवप्रयाग से गंगा कहलाती है, नंदाग्नि नंदा घुंगटी से निकलती है। तो बचा आपका ऑप्शन सी, विष्णु गंगा सतोपन से। विष्णु गंगा आपकी निकलती है देवबन से, हाँ जी, देवबन से, ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आंदोलन है कुंजड़ी वन आंदोलन अमर सिंह, कंकोड़ा खाल आंदोलन अनुसूया प्रसाद बहुगुणा, रक्षा सूत्र आंदोलन सुरेंद्र सिंह या प्रेरणा आंदोलन सदानंद गैरोला। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, प्रेरणा आंदोलन सदानंद गैरोला नहीं है। प्रेरणा आंदोलन सदानंद कौन है, तो ये है आपके अरुण थपलियाल, अरुण थपलियाल, ठीक है ना, अरुण थपलियाल, ठीक है। प्रेरणा आंदोलन क्यों चलाया गया था, ताकि जो बच्चे हैं उनमें वो जगाई जा सके, भावना जगाई जा सके, किसके लिए, राष्ट्र के लिए, ठीक है ना, प्रेरणा आंदोलन। और ये शुरू हुआ था कहाँ से, विकासनगर से,
विकास नगर, ठीक है, विकास नगर। हम बात करेंगे सदानंद गैरोला जी की, तो सदानंद, देखिए पीछे चलते हैं, सदानंद गैरोला, तो ये खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था, एक खास पट्टी वन आंदोलन, ठीक है ना, खास पट्टी आंदोलन। उसमें क्या करता, जो लोग थे, लोगों ने नहीं रस्सी से बांध दिया था पेड़ में, ठीक है ना, ये मतलब एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, डीएफओ थे शायद से। उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 4, 5, 6 या फिर 8, ठीक है। तो उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, ऑप्शन बी 5 प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में, ठीक है। कौन कौन सी, तो जैसे सफेद बांज होता है एक, सफेद बांज, ठीक है, सफेद बांज होता है, मोरू होता है एक, और भी कई तरीके के बांज होते हैं उत्तराखंड में, तो 5 तरीके के बांज होते हैं उत्तराखंड में। जिरेनियम का वास्तविक नाम है, ठीक है, पेलरागोनियम ग्रेवियोलेंस, फाइकस पाल्माटा, बर्बेरिस एशियाटिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पेलरागोनियम ग्रेवियोलेंस। अगर आप, क्योंकि इसको आप बाहर कर सकते हैं ऑप्शन से, कैसे, देखिए फाइकस पाल्माटा ये किसका साइंटिफिक नेम है और ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे, ठीक है ना। तो बर्बेरिस एशियाटिक पड़ता है किसका नाम, ये पड़ता है आपका बर्बेरिस एशियाटिक। ये फाइकस, ये तो है किल्मोड़ा का, ठीक है ना, किल्मोड़ा, नहीं सॉरी, किल्मोड़ा का ये है बर्बेरिस एशियाटिक, किल्मोड़ा का पड़ता है। और ये पड़ता है बेडू का, किसका, बेडू का, फाइकस पाल्माटा बेडू का साइंटिफिक नेम, बेडू पाको, 12 मासा आपने गाना सुना ही होगा। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना कब शुरू हुई, सितंबर 2019, जुलाई 2019, अक्टूबर 2019 या अप्रैल 2019। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना शुरू हुई थी सितंबर 2019 में त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा, किसके द्वारा, त्रिवेंद्र रावत, ठीक है। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब और कहां करी गई, ठीक है जी, 1948 उधम सिंह नगर, 1949 हल्द्वानी, 1950 काशीपुर या 1952 हरिद्वार। तो ये हुई थी आपका ऑप्शन बी 1949 में हल्द्वानी में। उत्तराखंड में रसोई घर की दीवारों पर निम्न में से कौन सा चित्र बनाया जाता है, टुपुक, ज्योति मात्र का, थापा या वसुधारा चित्र। तो रसोई घर में बनाया जाता है क्या, टुपुक, ठीक है, टुपुक बनाया जाता है। टुपुक का एक और नाम भी होता है। अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर किस वर्ष एक गढ़वाली फिल्म बनी, ठीक है, श्रीदेव सुमन के बारे में सब देखते हैं। अब हमने फिल्म से जोड़ के क्वेश्चन दे दिया है, 4, 5, 6 या फिर 7। तो 2007 में बनी थी श्रीदेव सुमन पर फिल्म। राज्य की 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजातियों का दर्जा मिला, 1965, 1966, 1967 या 1968। तो 1967 में मिला था राज्य की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा। खोदरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, टॉन्स, यमुना, शारदा या फिर रामगंगा। तो खोदरी परियोजना आपकी अवस्थित है किस पर, आपका ऑप्शन बी यमुना पर, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रानीबाग नैनीताल, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडॉन पौड़ी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, या फिर सभी सही है, सभी सही नहीं, सभी सही नहीं है। ऑप्शन ए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है आपकी, ये है आपकी रायपुर, रायपुर देहरादून, ठीक है, रायपुर देहरादून में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, हिमालयन संग्रहालय स्थित है उत्तरकाशी, श्रीनगर, ऋषिकेश या फिर देहरादून। तो हिमालय, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो उत्तरकाशी में स्थित है हिमालयन संग्रहालय। किसके अंदर है, तो ये निम है, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसके अंदर है हिमालयन संग्रहालय। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की स्थापना किस वर्ष की गई, ठीक है, 1878, 1884, 1906 या 1991। ये चारों के चारों ईयर FRI से ही संबंधित है। आपको बता दें FRI की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है आपकी ऑप्शन ए 1906 में। कैसे, देखिए, आप देखिए 1878 में स्कूल खुलता है क्या, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है। 1884 में इसका नाम पड़ता है क्या, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल।
ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो इंपीरियल जोड़ा करते थे हर किसी के साथ। 1906 में इसे क्या बनाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब रिसर्च संस्थान बनाया जाता है, इसीलिए एफआरए की स्थापना 1906 में जाती है। और 1991 में क्या हुआ, इसे डीम्ड का दर्जा मिला। क्या मिला, डीम्ड का दर्जा, डीम्ड का दर्जा। ठीक है, निम्न में से कौन सी कुमाऊनी भाषा की विशेषता नहीं है। ठीक है जी, स के स्थान पर श का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। अवधि बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ा जाता है, अच्छा जी। संख्यावाचक शब्द में ह का लोप होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बहुवचन बनाने के लिए ए का नहीं होता, ए की जगह होता है न का प्रयोग। किसका, न का प्रयोग, जैसे लड़कन, लड़कन, ठीक है ना, सॉरी लड़कन, ठीक है ना। नातीन, नातीनन हो जाएगा ऐसे, नातीनन, ठीक है ना, इस तरीके से। मध्य हिमालय पत्रिका कब और कहां से प्रकाशित होती है। ठीक है, पिथौरागढ़ मासिक, अल्मोड़ा त्रिमासिक, चमोली साप्ताहिक या नैनीताल से दैनिक। तो मध्य हिमालय आपकी प्रकाशित होती है पिथौरागढ़ से और यह है मासिक पत्रिका। ठीक है, 1977 के लोकसभा चुनाव में किसने पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह को हराया था। गोविंद वल्लभ पंत, बिहारी लाल चौधरी, इंद्र सिंह नयाल या परिपूर्णानंद पैनुली। तो ये हराया था आपका ऑप्शन डी, परिपूर्णानंद पैनुली ने किसे, मानवेंद्र शाह को। भागीरथी और जालंधरी के संगम पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी और जालंधरी के संगम पर स्थित है, हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए हर्षिल। हर्षिल संबंध स्थित है भागीरथी और जालंधरी के संगम पर। अगर हम बात करेंगे थराली की, तो थराली स्थित है भागीरथी और खीर गंगा के संगम पर। किसके, भागीरथी और खीर गंगा। ठीक है, और बात करेंगे मुखुआ की, तो मुखुआ है भागीरथी और हत्या हिरणी, हत्या हिरणी, ठीक है, हत्या हिरणी। और लंका की बात करें, लंका है भागीरथी और जाह्नवी के बीच, जाह्नवी या फिर जाड़ गंगा, जाड़ गंगा। ठीक है, 2022 के विधानसभा चुनाव, बहुत ही करंट क्वेश्चन, में बहुमत में आई बीजेपी सरकार को कितनी सीटें प्राप्त हुई। 46, 47, 48 या 49। तो कितनी सीटें प्राप्त हुई, 47। जोशियाड़ा कृत्रिम झील स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या फिर टिहरी। तो जोशियाड़ा कृत्रिम झील आपकी अवस्थित है उत्तरकाशी में। रुद्रप्रयाग में चिरबटिया का विकास किस थीम पर किया जा रहा है। ठीक है जी, पर्यटन व ट्रैकिंग थीम, वाटर स्पोर्ट्स थीम, नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम, हिमालय दर्शन थीम। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम। अगर वाटर स्पोर्ट्स थीम की बात करें तो इसमें आएगा टिहरी झील। क्या, टिहरी झील। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है। ठीक है, झुमेलो गीत, खुदेड़ गीत, चौमासा गीत या चूरा गीत। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झुमेलो गीत। ठीक है ना, खुदेड़ में क्या होता है, जब कन्या होती है जो, उसे याद आती है, मायके की याद आती है, तो वो जो गीत गाती है मायके की याद में, क्योंकि गढ़वाली भाषा में याद आना यानी खुद लगना, खुद लगती है, तो खुदेड़ गीत गाया जाता है। फिर आता है चौमासा की क्रम बात करें, चौमासा गीत गाया जाता है चौमासा के मौसम में, यानी बरसात के मौसम में। चूरा गीत जो होता है वो वृद्ध चरवाहे जो होते हैं उनके द्वारा, जो युवा चरवाहे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है गीत के रूप में। राज्य में कितने आकाशवाणी केंद्र स्थित है, 2, 3, 4 या एक भी नहीं, बताइए। तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, 2 है राज्य में आकाशवाणी केंद्र। कहां कहां पर, तो एक तो है आपका पौड़ी में, दूसरा है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है ना, पौड़ी और अल्मोड़ा में स्थित है। तिमुड़ा मेला किस जनपद में लगता है, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर या फिर टिहरी। तो तिमुड़ा मेला आपका लगता है कब, चमोली में। ठीक है, कब लगता है, जब बद्रीनाथ कपाट खुलने वाले होते हैं। ठीक है ना, खुलने से पहले लगता है शनिवार को, मतलब जिस दिन कपाट खुलने को उससे पहले वाला जो शनिवार होगा तब लगता है तिमुड़ा मेला। एक दूसरा मेला लगता है कब, बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे होते हैं, उसे बोलते हैं क्या, गुराऊ मेला। ठीक है ना, गुराऊ मेला। अगला देखिए, सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात है कहाँ, देहरादून और हरिद्वार, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत और टिहरी और उधम सिंह नगर। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है आपका अल्मोड़ा में और सबसे कम है पिथौरागढ़ में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है ना, कितना कितना है, तो ये है आपका 922 और 816। ठीक है, 922 और 816।
राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय है गुरुकुल कांगड़ी, डीएवी, ग्राफिक या महादेवी कन्या पाठशाला। पहले तो मैं आपको इन तीन के बारे में एक चीज बता दूं कि इनकी स्टैब्लिशमेंट एक ही है, 1902। ठीक है, तो कौन है पहला डीम्ड विश्वविद्यालय? तो ये है आपका ऑप्शन ए, गुरुकुल कांगड़ी। जॉन सर बाबर ऐतिहासिक संदर्भ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, टीकाराम साहब, हेमचंद्र सकलानी, जयसिंह रावत या फिर गणेश सैली। ठीक है, तो जॉन सर बाबर ऐतिहासिक संदर्भ, तो ये लिखी है आपकी टीकाराम शाह ने। अगर हम गणेश सैली की बात करें तो इन्होंने लिखी है कौन सी? मसूरी मेडले, मसूरी मेडले। ठीक है, जयसिंह रावत की बात करेंगे तो इन्होंने लिखी है उत्तराखंड की राजनीति में पत्रकारिता का इतिहास। ठीक है ना, ऐसी कुछ बुक है जयसिंह रावत की। हेमचंद्र सकलानी ने लिखी है विरासत की यात्राएं, विरासत की यात्राएं। ठीक है, विरासत की यात्राएं। ये थे हिंदी और उत्तराखंड से संबंधित हमारे मॉक के प्रश्न। आगे के क्वेश्चन आपको जीएस वाले सर बताएंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं अपने उत्तराखंड एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। प्रैक्टिस सेट 7 जो होगा वो पटवारी, पुलिस, एसआई या कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जीएस के क्वेश्चन को हम देखेंगे। आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, कोशिश करनी है साथ साथ आंसर करने की, और इसके साथ दी जाने वाली एक्स्ट्रा जानकारी को आपको ऐड कर लेना है। चलिए, तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। आराम से 4 ऑप्शन पढ़िएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब है यहां पर मृत्यु से, है ना। जब जो हो आपका मृत्यु हो जाती है तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण से संबंध है। और महापरिनिर्वाण जो थे वो गौतम बुद्ध का, उसका जो सिंबल था वो था पद चिन्ह। ठीक है, उसका सिंबल था पद चिन्ह। आपको यह ध्यान देना है, गौतम बुद्ध की बात है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनका जन्म कहां हुआ था? जब हम जन्म की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहां हुआ था? तो आप कहेंगे लुम्बिनी में। इसी तरह से महापरिनिर्वाण की बात है तो महापरिनिर्वाण कहां हुआ था, ये क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो लुम्बिनी में हुआ था। क्या हुआ था लुम्बिनी में? हमने पढ़ा लुम्बिनी में हुआ था जन्म। ठीक है, बोध गया में क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और यह ध्यान रखना है कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, और कुशीनगर में आप कहेंगे महापरिनिर्वाण उनको मिला था। आगे क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से कई बार क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं जो बड़े फेमस हैं। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी प्रिपेयर इस तरीके से किया जाता है कि आपके पुलिस एग्जाम की तैयारी और उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी आपके जीएस के लिए एकदम प्रॉपर हो पाए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए, उसको ज्वाइन कीजिए, और उसमें रात को 9:30 बजे एक क्विज होती है, उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, प्लस क्या होता है, हर शनिवार को, सैटरडे को आपको मिलता है एक प्रैक्टिस सेट, फ्री प्रैक्टिस सेट। 100 ऐसे क्वेश्चन जिनका अनुमान है कि भविष्य के एग्जाम में वो आएंगे, और प्रीवियस ईयर बेस्ड जैसा आयोग पेपर बना रहा है ऐसा पेपर बनाया जाता है। चलिए, तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान हीनयान। तो महायान हीनयान आप जान रहे होंगे। महायान और हीनयान क्या है? ये बुद्ध से संबंधित हैं। फिर है जैन धर्म और लोकायत शाखा। तो देखो, अणुव्रत का जो सिद्धांत था वो जैन धर्म से संबंधित है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। आइए समझना। जैन धर्म 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में ये 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म में ग्रस्तों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहारत हैं। मतलब जो जैन धर्म में अगर जो ग्रस्तों के लिए बताया गया वो महाव्रत है, लेकिन वो किस रूप में? अणुव्रत में है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। आपको ये बात ध्यान देनी है। तो हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, आपको समझ जाना है कि जैन धर्म जिस तरह से आप 5 महाव्रत याद रखते हैं उसी तरह से आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है अणुव्रत। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, और अगर समझ आ रही है तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम जब तक आपका एग्जाम होगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, लगातार ये सीरीज चलने वाली है। आपको फ्री प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस कीजिए, और साथ साथ हमारे साथ ये जो 100 क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम में आने वाले उनकी तैयारी कीजिए। तो बोला, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ध्यान देना, 4 जगहों पर कुंभ मेले लगते हैं, ऐसा समाज जानता होगा। आप कहोगे सर कौन से ये 4 जने हैं? हम आपको बताएंगे कि एक हरिद्वार है, एक नासिक है, और एक इलाहाबाद है। इलाहाबाद, और आज आप इसे इलाहाबाद ना लिखिए, आप लिखेंगे इसे
प्रयागराज। क्या लिखेंगे? प्रयागराज लिखेंगे। ठीक है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और एक बहुत ही फेमस नाम है उज्जैन। उज्जैन, ठीक है। ये चारों इन जगहों पे क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये है गंगा नदी के किनारे। और नासिक सवाल पूछा गया है तो नासिक है महाराष्ट्र में और यह है गोदावरी नदी में। कहां है? गोदावरी, त्र्यंबक से निकलती है तो गोदावरी। प्रयागराज, प्रयाग नाम पड़ा है तो 3 नदियों का संगम है। एक आप कहेंगे जी गंगा का संगम है, यमुना का संगम है और अदृश्य सरस्वती भी यहां पर मिलती है, तो ये हो गया संगम। उज्जैन किसका है? तो शिप्रा, आपको याद हो आ जाएगा, शिप्रा एक नदी है जो उज्जैन वहां पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। कहा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। टीपू सुल्तान कौन थे? तो नाम आता है हैदर अली का। हैदर अली, ठीक है, हैदर अली के बेटे थे कौन? टीपू। टीपू सुल्तान जो थे वो थे हैदर अली के बेटे। ठीक है, टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के बेटे थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जाने जाते हैं अंग्रेजों के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप कहें मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट और एंग्लो मैसूर वॉर सेकंड। सेकंड ये लड़ी थी किसने? तो हैदर अली ने। और वहीं पर अगर 3 और 4 एंग्लो मैसूर युद्ध की बात की जाए तो वो लड़ी थी टीपू सुल्तान ने। ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? दूतावास स्थापित किए थे। देखो दूतावास मतलब एम्बेसी बनाई थी। कौन? भारतीय शासक। तो भारतीय शासक के 4 नाम और क्वेश्चन में वही हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो देखो टीपू सुल्तान और हैदर अली आपको मैंने अभी अभी बताया है। मीर कासिम कहाँ का नवाब था? तो आप कहेंगे सर ये नवाब था बंगाल का। ठीक है, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह कौन था? भाई आप कहोगे सर ये था मुगल बादशाह। ठीक है, हैदर अली, टीपू सुल्तान बताए। दूतावास तो मेरी बात समझना, विदेशों से संपर्क साधा था टीपू सुल्तान ने। जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना था। जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना था ये व्यक्ति। कौन? टीपू सुल्तान। मैसूर साम्राज्य। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी और आप इसे करते हुए एक्स्ट्रा जानकारी को साथ साथ ऐड करते चलेंगे। ठीक है, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और एक व्यक्ति और थे जिन्हें हम जानते हैं अवध के नवाब के नाम से। अवध के नवाब के नाम से। अवध के नवाब के नाम से क्या किया था इन्होंने? मतलब देखो अवध का नवाब एक व्यक्ति हो गया, ठीक, मीर कासिम एक व्यक्ति हो गया, मीर कासिम एक व्यक्ति हो गया और दूसरा हो गया शाह आलम द्वितीय। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने लड़ी थी लड़ाई। कौन सी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी? तो आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस है, बैटल ऑफ बक्सर। क्या है? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? तो ये जानिएगा 1764 से। 1764 से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम तो जितने बच्चे जानते हैं कि हमने सर अकबर सुना है। क्या सुना है? अकबर सुना है। तो आपने उनके अकबर के नवरत्न सुने होंगे। अकबर के नवरत्न सुने होंगे। तो नवरत्नों में से एक तानसेन। क्या? तानसेन। ठीक है, तो बोला तानसेन का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था? अगर आपने तानसेन सुना है तो आप में से ही कई लोगों ने एक नाम और सुना होगा। नाम कहते हैं बीरबल। ठीक है, बीरबल। बीरबल वही जिसका आईक्यू लेवल उस समय के हिसाब से 1000% था, ऐसा माना गया है, कहा गया है। ठीक है, या यूं कहो कि आज के जमाने के हिसाब से कई बच्चे 2G और 3G होते हैं, लेकिन जो बीरबल था वो था 5G। तो जो बीरबल 5G था उसका भी कुछ वास्तविक नाम था। क्या नाम था? याद करें आप लोग, और सभी को याद आएगा तो कहेंगे महेश दास। ठीक है, देखो जब कहा बीरबल, जिसमें बल ही नहीं वो क्या बनेगा? तो बनेगा दास बनेगा। यही बात है। अब सवाल आता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन, ये तान आपको दिखा, बस तनु को पकड़ लो और राम तनु पांडे। क्या कहेंगे? राम तनु पांडे। तानसेन से याद कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चनों में मजा आ रहा होगा। आगे चलिए और समझिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। हाँ सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझना। अंग्रेजों का जमाना था। क्या जमाना था? अंग्रेजों का जमाना था। उसी में एक कॉम्युनल अवार्ड 1932 की बात है। अगस्त 1932 की बात है।
पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में 12 सितंबर 1932 की बात है। गांधी और अंबेडकर, ठीक है भैया, गांधी और अंबेडकर इनके बीच में हुआ क्या था, सांप्रदायिक अवार्ड आया था कि दलित वर्गों को सीटें दी जाएंगी। गांधी जी इस बात से नाराज थे और उनको जब जेल में डाला गया तो वहां उन्होंने, यरवदा जेल में जब वो रहे तो वहां उन्हें क्या किया, उपवास कर लिया। क्या किया, उपवास कर लिया। तो उपवास वाली बात उन्हें बुरी लगी और उपवास वाली बात से हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी ने अंबेडकर जी से मुलाकात की और यह बात उनको बताई। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और दलित वर्गों के लिए अलग से एकदम से चुनाव की पद्धति अलग नहीं मानी। जो सांप्रदायिक अवार्ड दिया गया था, कम्युनल अवार्ड जो अंग्रेज लाना चाह रहे थे, जो विभाजन करना चाह रहे थे, उसको मना कर दिया गया। ठीक है, उनके बीच में एक पैक्ट हुआ और हिंदुओं के अंदर ही दलित वर्गों के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया। तो पूछा गया कितनी सीटें दी गई थी, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। जो ये क्वेश्चन है, 71 सीटें तो तब थी जब कम्युनल अवार्ड आया, लेकिन जब पूना पैक्ट हो गया तो वो सीटें बढ़ करके कितनी हो गई, आप कहेंगे पूना पैक्ट में वो सीटें बढ़ करके 147 हो गई। इतनी सी बात है, उम्मीद करता हूं आपको ये याद आ जाएगा। आते हैं बहुत बेसिक सवाल, बच्चा बच्चा ये जानता है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को? तो बात ध्यान रखना, जब भी हम नोबेल प्राइज पढ़ते हैं आपसे कहा जाएगा ये कितने फील्ड में दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों कुछ और मत याद करो, बस इतना याद कर लो कि एक चीज होती है जिसे आप साइंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। एक चीज होती है जिसे आप आर्ट्स कहते हैं और एक चीज होती है जिसे आप कॉमर्स के नाम से जानते होंगे। बस यही पकड़ लो, अगर आपको यह समझ आ गया तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला है वो तो हम आपको बता ही देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखो नोबेल प्राइज इतने फील्ड में दिया जाता है। कब से ये शुरू हुआ? तो नोबेल प्राइज 1901 से दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी, 1901 से दिया जाता है। लेकिन कहानी समझो, साइंस से आप सभी को याद होता होगा कि एक चीज होती है जिसे आप फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं और कहते हैं मैथ्स। लेकिन मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? तो आप कहेंगे बायोलॉजी में। तो मैं कहूंगा बस इतना ही याद रखो, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मेडिसिन। क्या कहा जाता है? मेडिसिन। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। तो यानी कि एक अवार्ड मिलता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर आ जाओ आर्ट्स वालों की बारी। आर्ट्स वाले लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। इन आर्ट्स वालों की कहानी समझो। ये आर्ट्स वाले लोग हल्ला बहुत क्लास में मचाते थे, तो यहां पर एक अवार्ड दिया पीस का। ठीक है, आर्ट्स का फील्ड नहीं, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा मत समझो, जो ये बता रहा हूं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, यही है पीस यानी कि शांति। ठीक है, और दूसरा है लिटरेचर मतलब एकदम लिखने वाले, साहित्य की यहां पर बात हो रही है। फिर आते हैं ये कॉमर्स वाले मासूम बच्चे, इनके पास एक सब्जेक्ट होता है जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो पीस, लिटरेचर की बात हो गई, इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं। तो याद देना 1969 में, कब? 1969 में इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट किया गया, यानी कि पहले 5 में दिया जाता था और फिर दे दिया गया कब? 1969 में। आ रही है इतनी बात आप लोगों को समझ में? उम्मीद है समझ आ रही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को पहले भारतीय हैं जिन्हें मिला था 1913 में। किसके लिए मिला था? तो आप कहेंगे गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। चलिए आगे आते हैं भैया, अर्जुन अवार्ड के साथ कितनी धनराशि मिलती है? ये वाली बात है, अर्जुन अवार्ड के साथ कितनी धनराशि मिलती है? तो मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे कई सारे अवार्ड हैं, चाहे वो अर्जुना अवार्ड हो, चाहे वो द्रोणा अवार्ड हो, चाहे वो पहले उसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या होता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसका नाम क्या हो गया है? तो आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड हो गया है। तो ये 1992 में एस्टेब्लिश किया था और 2021 से इसका नाम ये हो गया है। ठीक है, ये दोनों अवार्ड क्या है? एक ही है, ये बात समझना। अर्जुना अवार्ड कब आया था? तो अर्जुना अवार्ड 1961। द्रोणा कब आया था? 1985।
5 आ रही है इतनी बात समझ में। अब इनकी प्राइज मनी याद रख लेना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। द्रोणों में होता क्या है कि कुछ अवार्ड 10 में दिए जाते हैं, कुछ 15 में दिए जाते हैं, अलग अलग अवार्ड है। द्रोणाचार्य में क्या, कोच के लिए, अर्जुना किसके लिए, एक बेटर स्टूडेंट के लिए, बेस्ट स्टूडेंट के लिए, एक ऐसे एथलीट को मिलता है जिसने बहुत अच्छा अचीव कर लिया है। तो अर्जुना अवार्ड की राशि पूछी है, ये बदल गई है, ये हो गई है 15 लाख। 25 किसकी है, तो राजीव गांधी की है, जिसका अब नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया है। ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, ठीक है, 1882 में। यानी कि इसे कहा जाता है लोकल, इसे कहा जाता है लोकल। वापिस चलते हैं, लोकल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन या बॉडी, ठीक है, ये कहेंगे लोकल ऑटोनॉमस बॉडी। यानी कि आप कहें तो समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि ये आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं नगर निकाय की, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की। इतनी बात आ रही है आपको समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। नगर निकाय ग्राम पंचायत की हम जब बात करेंगे तो मेरी बात ध्यान से समझना कि ये अंग्रेजों के जमाने में 1882 में स्टैब्लिश की गई। तो किसके टाइम पे, कौन वो भाई साहब थे जिनके टाइम में ये स्टैब्लिश की गई, तो बच्चा बच्चा जानेगा कि रिपन साहब ने ऐसा कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इंपीरियल कैडेट क्रॉस होगा ये, ठीक है, कि स्थापना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, आपको ये सीधा सीधा याद रख लेना है। इसको ये जाना जाता है तो आपको बताया जाएगा, और आपको जैसे ही याद आएगा तो आप इसका आंसर कर लेंगे, कि इसका आंसर हो जाएगा करजन, ठीक है। आगे आते हैं, मोपला आंदोलन 1921 में कहां हुआ था। मोपला आंदोलन, मोपला कहां पर है, तो जैसे ही मैं कहूंगा कि मोपला जो है वो है तेलंगाना में। मोपला कहां पर है, मोपला जो है वो है, माफ करना, मोपला जो है वो केरला में है, केरला में, ठीक है। तेलंगाना, यहां पर तेलंगाना लिखा था ना, मैंने वही देख करके लिख दिया, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि केरला में है मोपला विद्रोह जो था ये मुसलमान किसानों का हिंदू जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन था, ठीक है, 1921 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पर केरला ना देकर के क्या दिया हुआ है, हमारे पास है मराठावाड़ा, विदर्भ, मालाबार, तेलंगाना। तो मेरी बात समझना कि मालाबार वाले हिस्से को ही हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं केरल के नाम से। जब आप इंडिया का मैप बनाएंगे और आप समझेंगे कि अगर समझा जाए तो जो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा होता है, यहीं पर केरल है, यहीं पर केरल है, इसको ऐसे समझ लो, यहीं पर केरल है। तो इसी केरल को कहा जाता है मालाबार तट, ठीक है। तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है, जो पूर्वी घाट है, उसे कहा जाता है कोरो मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, कहा ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि हम जब भी पढ़ते हैं ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। आगे चलिए, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय भारत में कब स्टैब्लिश किया गया, तो मेरी बात समझना, ये सर्वोच्च न्यायालय है। 4 एक्ट आपके सामने हैं, जैसे ही आप बोलेंगे तो आप कर देंगे 1773। तो 1773 के हिसाब से हमने कलकत्ता में एक जो था सर्वोच्च न्यायालय बनाया। इसके पहले जो पहले जस्टिस थे उनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे उनका नाम था एलिजे इम्पे, ये इनका नाम था। ये थे चीफ जस्टिस, ठीक है, सीजीआई कह सकते हो आप, चीफ जस्टिस थे उस समय पर, चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। 1813 में क्या किया गया था, तो जो कंपनी का एकाधिकार था उसको कम कर दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया था, कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ करके, तो चाय और चीनी को, और चाय और चीनी के अधिकार को 1833 के एक्ट से खत्म किया गया था, ठीक है, खत्म किया गया था। ये बात याद रखिएगा, खत्म किया गया था। चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हम फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो है 12 से और 35 तक। ठीक है, इसी में हमारे जो राइट हैं वो आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, 32 में है। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? इसी में जो हमारा राइट है इक्वलिटी का, वो हमारा सबसे पहला राइट है, यानी कि 14 से 18 तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, आगे चलिए समझिएगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन, ठीक है, ये एक एक्ट है, ऐसा एक्ट जो हम 23 और 24वां आर्टिकल पढ़ते हैं संविधान में, एक्सप्लॉयटेशन का, या आप समझिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो अनुच्छेद होता है हमारा 23 और 24, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये 1976 का ड्यूरेशन था जब इस तरह का एक मजदूर उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। अध्यादेश 25 अक्टूबर को आया और 1976 के बाद वो एक एक्ट बन गया, कानून बन गया आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 23। तो आपको ये ईयर याद कर लेना है। बंधुआ मजदूरी आप सभी समझते होंगे कि क्या हो सकती है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग कैसे स्थापित किया गया? तो योजना आयोग को ही बच्चा जानता है कि किस नाम से जाना जाता है, तो प्लानिंग कमीशन। और ये बना था 15 मार्च। कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। ठीक है, अब 4 ऑप्शन पढ़ लेंगे कैसे बना था। तो देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बॉडीज होती हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं और जिन्हें हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। इनके अलावा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं उसमें कुछ स्टेचुरी बॉडी आती हैं और कुछ नॉन स्टेचुरी बॉडीज आती हैं। नॉन स्टेचुरी का मतलब है जिनमें कोई भी विधा नहीं बनाई गई है। देखो समझना, संविधान में जो बॉडी बनाई जाती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं संविधान में जिनका जिक्र हो, और कुछ संस्थाएं होती हैं जो गैर संवैधानिक होती हैं। गैर संवैधानिक में वे संस्थाएं आती हैं, मान लो कि वो संस्था संविधान में तो नहीं थी लेकिन संसद ने एक एक्ट बनाया और एक्ट के बाद वो संस्था अस्तित्व में आ गई। आ रही है इतनी बात समझ में? तो ये बात आपको समझनी है। फिर इसके बाद कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें संसद एक्ट भी नहीं बनाती है और उसको डायरेक्ट एस्टेब्लिश कर देती है, कैबिनेट उसको बना देती है, संसद उसको नहीं बनाती है। तो जब मैं कहा कैबिनेट उसको बनाती है तो योजना आयोग उसी का एक एग्जाम्पल है। आप दूसरा एग्जाम्पल नीति आयोग ले सकते हैं, अगला एग्जाम्पल एनडीसी ले सकते हैं। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में ये मैंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके समय दिया है। यहां हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो कोशिश करनी है आप जल्दी से जल्दी इस चीज को समझ जाएं, प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। मंडल आयोग यानी कि बीपी मंडल साहब, बीपी मंडल साहब एक ऐसा समय पीरियड जो ओबीसी के रिजर्वेशन से संबंधित है। वर्तमान दौर में भी 1918 में भी माफ कीजिएगा 2018 में भी एक कमेटी बनी थी जिसको आप जानते हैं इंदु मल्होत्रा कमेटी के नाम से। ये भी ओबीसी के वर्गीकरण से संबंधित थी। ठीक है, तो बोला बीपी मंडल कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल लाया गया। कब ये बिल लाया गया, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये याद रहेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, संविधान में संशोधन अलग अलग समय पे होते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिससे क्या ऐड किया गया, तो 9th शेड्यूल जो था वो ऐड किया गया। आगे चलते हैं। निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? ट्राइबल एरिया सबसे ज्यादा कहां पर है? तो आपको यह ध्यान देना है, जनसंख्या से यह सवाल है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, किस प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है? तो आंसर है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। जनजाति क्या होती है? शेड्यूल ट्राइब होता है। आर्टिकल जो है 338A
ट्राइब से रिलेटेड है और 338 जो है वो एससी से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसमें इनके आयोग की बात की गई है। ये इनके क्रम है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद राजस्थान। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एक ही क्रम में है। उसके बाद सीधा जाइए वेस्ट की तरफ और आपको मिलेगा राजस्थान। तो आपको ये याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? मतलब कहने का मतलब यह है कि वर्ल्ड में, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? बहुत ही आसान सी ये बात है। आपको इंदिरा गांधी लग रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इंदिरा गांधी नहीं है, ये है श्री माओ भंडारनायके। ये 1960-70 के दशक की बात है जब ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी। तो आप मुझे कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की। कहाँ की थी? श्रीलंका की। ठीक है, इंदिरा गांधी इंडिया की थी। और जब इंदिरा गांधी की बात आती है तो वो थोड़े लेट में इंदिरा प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में फसल बीमा योजना, देखो ये बहुत बार ये सवाल आता है, फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? कब फसलों को, किसानों के ऊपर बात, एमएसपी के ऊपर बात, कृषि आयोग, मूल्य आयोग की हमने बात की है। कृषि मूल्य आयोग जो एमएसपी डिसाइड करता है, कृषि मूल्य आयोग। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं और ये कब बना था? आप कहेंगे 1965 में यही मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है। ठीक है, अब मैंने बात की फसल बीमा योजना से, तो मैं ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूं जो आपके एग्जाम को बूस्ट करेंगे और करंट अफेयर से भी रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये वही बात है। आंसर यहां पर लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। आगे आते हैं रिसर्च सेंटर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां है? खाद्य का मतलब है फूड और प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च संस्थान, इंस्टीट्यूशन कहां पर है? बेंगलुरु में, मैसूर में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो देखो जब हम चमड़े की बात करते हैं, उसके टैनिंग की बात करते हैं, तो चमड़ा के लिए यहां पर है। हैदराबाद में तो बहुत सारे हैं, पर फेमस मान लीजिए तो सेंटर फॉर डीएनए जो होता है, डीएनए एंड सेल्यूलर जो है वो आपको मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, मैसूर की बात करें तो मैसूर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में कौन सा होगा? तो बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रमन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो एक कमेटी है शिवरमन कमेटी, शिवरमन कमेटी, ये आपको ध्यान देनी है। ठीक है, 1975 में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया। ये कहां खोला गया? तो आप कहेंगे यूपी में, और ये पहला बैंक था जिसका नाम था प्रथमा। ठीक है, प्रथमा इसका बैंक था, नाम था, पहला ग्रामीण बैंक 1975 में। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देना। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए। तो देखो ध्यान से समझना और आपको चीजें समझ आएंगी। कभी कभी इस तरह के सवाल आते हैं, आपको ये आते हैं लेकिन आप फिर भी गलत कर जाते हो। उसको सोचो कि कैसे हो सकता है। अधिकतर स्टूडेंट इसे सही कर जाएंगे। आप खुद सोचो, घटते क्रम में बोला है, क्या हिंदू इतने कम है कि सबसे कम हो जाएंगे? तो ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं। पहले शुरू हो रहे हैं ईसाई से, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम। अब यही आपको ध्यान देना है। आंसर हो जाएगा ये ईसाई के बाद मुस्लिम। देखो आप जितनी भी गल्फ कंट्रीज देखोगे, उसके बाद हिंदू और फिर बुद्धिस्ट आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बी, 85 का। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। कहा मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में हैं? तो देखिए जब हम हिमालय को, भारत का वर्गीकरण करते हैं, हम हिमालय को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ लगी कई सारी पहाड़ियां पढ़ते हैं, उसी में एक मिकिर है। आप आसानी से बता पाएंगे कि कहां पर है? असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मेघालय में कौन सी है? तो बच्चा जानता है कि गारो, खासी और जयंतिया है। कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। और झारखंड में है, तो झारखंड में आप जानते होंगे कि छोटा नागपुर का पठार। क्या? छोटा नागपुर का पठार। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आपको ये सवाल कराए जाएं, प्रैक्टिस में आपके पास पहुंचे और आपके ऐसे 100 सवाल तैयार हों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। बोला K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, क्या? गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? ये ध्यान से पढ़ो। क्या ये हिमालय की है, काराकोरम की है, जास्कर की है, पीर पंजाल की है? किस पर्वत श्रृंखला की है, रेंज की है, ये बोला गया है। आंसर आ जाएगा
काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में पड़ती है K2 जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की अगर बात करोगे तो चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो जाए, या आपके एग्जाम के हिसाब से नंदा देवी हो जाए, वो हिमालय की चोटियां हैं। ठीक है, जास्कर, पीर पंजाल ये कहां पर है? तो काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल ये आपको मिलेंगी जम्मू कश्मीर में। काराकोरम अब वर्तमान समय में लद्दाख में है, जास्कर लद्दाख में, लेकिन पीर पंजाल का पूरा फैलाव कहां पर हो जाएगा? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम सही करें। पूर्व से पश्चिम लगाना है। पूर्व से पश्चिम मतलब सबसे पहले किसको लगाओगे? सबसे पहले ईस्ट में लगाओगे। इस क्वेश्चन के लिए क्या करो, अगर आपको यह क्वेश्चन आता है या आप आइडिया लगाना चाहते हो, सबसे पहले देखो कि कौन सी चोटी कहां पर है, कौन सी चोटी कहां पर है। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? ध्यान से देखना कि आप देखोगे तो एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और ये सिक्किम में है। कहां? कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में। ठीक है, तो दो आपको पता चल गई। मकालू नेपाल, पाकिस्तान, मकालू जो है वो चीन और तिब्बत के पास है, चीन और तिब्बत के पास है, ये वाली बात ध्यान दो। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर धौलागिरी नेपाल के पास है, ये फिर से नेपाल के पास है। अन्नपूर्णा और ये आपका ये नेपाल में है, लेकिन नेपाल में पहले की तरफ है। ठीक है, कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में है। तो आपको लगानी है सबसे पूर्व में। तो मेरी बात समझना, सिक्किम में मकालू जो है वो एवरेस्ट से ठीक पहले आ जाएगी, मतलब मकालू जो है वो नेपाल के पूर्वी हिस्से में पड़ती है, जबकि एवरेस्ट जो है वो मध्य हिस्से में पड़ती है। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में आपको। और अन्नपूर्णा जो है वो बिल्कुल पहले हिस्से में, यानी कि ये कहो कि नेपाल के पश्चिमी हिस्से में पड़ती है। इस तरह से आंसर इसका बी हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है। कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ती है, क्योंकि सबसे पूर्व में लगानी है। मकालू जो नेपाल के पूर्व में पड़ती है, एवरेस्ट जो नेपाल के लगभग मध्य में पड़ती है, और ये नेपाल के लगभग पश्चिम में पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? कपूरथला को, बंगलुरु को, कोची को, नीलगिरी को? तो आंसर बिल्कुल आसान है। भौगोलिक उपनाम, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये टॉपिक बताता चलूंगा आपको। भौगोलिक उपनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन होता है कि हजारों देश की, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ भी आ रही होगी, आपको ये समझनी चाहिए और साथ साथ जो कमी लगे उसे याद कर लो। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे नहीं है। यहां क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है। तो आप कहेंगे क्या भागलपुर है, कन्नौज है, बरेली है, कानपुर है? तो ध्यान देना, आपको सबसे पहले ये पढ़ना होगा कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। तो अगर आप ये जानते हैं तो यहाँ गंगा की बात है, तो बरेली किसके किनारे है? तो बच्चा जानेगा कि बरेली का झुमका गिरा था। तो बरेली में जो झुमका गिरा था वो कहाँ गिरा था? तो आप कहोगे राम गंगा नदी के किनारे। आप सभी ने वो गाना सुना होगा कि झुमका गिरा रे कहाँ पे? बरेली में। तो राम गंगा नदी के तट पर। आइए, कौन सी नदी परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य था पहले, उसमें नहीं है। तो आप कहोगे बगलीहार परियोजना। जी सर, ये तो है। ये किस नदी पर है? तो ये है चेनाब पर। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना आप कहोगे चेनाब पर है। ठीक है, फिर आप कहोगे नाथपा झाकरी, तो मैं कहूंगा नाथपा झाकरी जो है ये सतलज रिवर पर है और ये है हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर के हिसाब से ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। आगे आते हैं। बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या कहा जाता है? बिहार गांधी। बिहार के गांधी, बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और जमनालाल बजाज। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है बिहार गांधी के नाम से। राजकुमार शुक्ल तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी जी को कहाँ बुलाया था? तो चंपारण में बुलाया था गांधी जी को। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोक नायक। ठीक है, फिर जमनालाल बजाज जी को कहा जाता है गांधी जी के पांचवे पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है। आगे चलते हैं। किस वर्ष का कैलेंडर वही होगा जो 2003 का कैलेंडर था? देखो, इसको कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं। जो प्रांजल सर, जो हमारे सर हैं, प्रांजल कर्नाटक सर, उनकी क्लासेस चल रही हैं। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी डेली क्लास आती है। उसमें 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं
और साथ में उसकी एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन होती है। वहां जाकर के ये क्वेश्चन देखो, आपको एकदम सॉल्यूशन का सही तरीका आ जाएगा। फिलहाल हम इसका आंसर बता रहे हैं क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट है। मेरी बात समझना, कुछ बातें आप याद कर लो। अगर कोई साधारण वर्ष है, आपको यहां यह पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष क्या होते हैं। साधारण वर्ष का मतलब है जो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो ये साधारण वर्ष है, यानी कि 2003 एक कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। तो एक साधारण वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, ठीक है, 11 वर्ष बाद। लेकिन अगर कोई लीप ईयर के, ये नोट कर लो, लीप ईयर के बाद आने वाला साधारण वर्ष हो, क्या हो? साधारण वर्ष हो, तो वो 6 वर्ष बाद क्या होगा? रिपीट होगा। आ रही है बात समझ में? अगर कोई साधारण वर्ष है, जो ये वाली बात है ना, देखो यहां से बात समझ लो, जो ये वाली बात है ये बिल्कुल अलग है। कोई अगर लीप ईयर के बाद आ रहा है, मैं करके बताऊंगा आपको। साधारण वर्ष 2003 के बाद, अगर साधारण वर्ष है, कोई साधारण वर्ष, देखो मेरी बात, साधारण वर्ष है, ये 11 साल में रिपीट होता है, ठीक है, साधारण वर्ष। अब 2003 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब 2002 पहले आया होगा, तो 2002 लीप वर्ष है क्या भाई? जब भी ऐसा हो 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर 4 से डिवाइड करके कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो ये एक साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष अगर 2002 है तो 2003 एक साधारण वर्ष है उसके बाद। आ रही है इतनी बात समझ में आपको? तो अगर वो साधारण वर्ष है, ध्यान से समझना, तो क्या होगा? 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। लेकिन कुछ अगर ऐसा हो 2004, ठीक है, ये एक लीप ईयर होगा। आप जैसी 4 से डिवाइड करोगे कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, कुछ शेषफल नहीं बचेगा। 2005 बोला जाए, 2005 कितने साल बाद रिपीट होगा? तो 6 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है। अगर बोला जाए कोई लीप ईयर है भाई, बोला जाए कोई लीप ईयर है, क्या है? कोई लीप ईयर है। बोला सर ये बताइए कि लीप ईयर है 2016, बोला कब रिपीट होगा ये लीप ईयर? कब रिपीट होगा? 2000, इसमें क्या करो, इसमें प्लस कर दो 28। कितना प्लस कर दो? 28 प्लस कर दो। आ रही है इतनी बात, मेरी बात समझ में? देखो ये लॉजिक चीजें हैं, लेकिन हमने इसके कुछ शॉर्टकट भी निकाल के रखे हुए, प्रूफ की हुई चीजें हैं। आपको ये याद कर लेना है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन टपके, एकदम से आपको इस सिद्धांत लगाना है और आपको चीजें हो जाएंगी याद। तो अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूं तो 2003 में 11 जोड़ो तो 2014 हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन इसीलिए लाया गया कि शॉर्टकट आप तक पहुंचाया जाए और आने वाले समय में आप एग्जामिनर को चकमा दे दो और आप अपना एक मार्क उसमें से बड़े आसानी से चुरा लो। आगे आते हैं, कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न विषम है? तो आपका चेक होगा यहां पर कि आप कितने एप्टीट्यूड अच्छा कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन हम कम रखने, रीजनिंग के आने वाले समय में खूब क्वेश्चन रखे जाएंगे, तो समझना कि क्या होगा। देखो ध्यान देना इन क्वेश्चन में जो भी हो। अगर आप इनमें देखो तो 7, 8 और एक 9, ये हो जाएगा 9, यानी कि शुरुआत की 3 संख्याएं जोड़ो, अंतिम अंक आ जाएगा, ठीक है। यहां भी जोड़ लो, 5 2 7 1 8, तो ये आ गया 8, 4 3 7 और 2 9 आ गया। अब कौन बचा? तो ये वाला बचा, ये ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है, तो 3 एक जैसे हैं। आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 93 का। आगे चलते हैं, चलिए। घड़ी की 2 सुइयों के बीच 9:50 पर कितने अंश डिग्री का कोण एंगल होगा? तो मेरी बात समझना, इस तरह के क्वेश्चनों के लिए एक सीधा क्वेश्चन है। प्रांजल सर की क्लास करो और वहां से आपको आंसर मिलेगा और चीजें आपको वहां पर पता चल जाएंगी। ये क्वेश्चन है कि 30r + 11/2 इंटू मिनट, यानी कि मिनट, बस इसमें रखना है। क्या रखना है? तो देखो 30h, जो h है वो आ जाएगा r 9 में, प्लस माइनस करोगे 11/2 और इधर करोगे 50। इसको जैसे ही आप काटोगे ये हो जाएगा 25, इसकी इंटू यहां पर करोगे, यहां देखोगे तो ये होगा 270, 9 3 27। 25 को यहां पर करोगे तो यह आ जाएगा 7 75 275। इसे घटाओगे तो डिग्री का एंगल आएगा 5 डिग्री। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे चलते हैं। लिखा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ध्यान देना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहले भी क्वेश्चन दिया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक
फोरम जारी करता है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत की 2021 की रैंक, क्या पूछ रहे हैं? रैंक क्या है? तो बच्चा बच्चा जानेगा कि इसमें भारत की रैंक है, इंडिया की रैंक। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 140। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहां है? तो जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं और आपको आ रहा होगा आनंद। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये क्वेश्चन पढ़िए, हम सोलर सिस्टम से क्वेश्चन लाए। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, लगभग बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा कौन सा प्लेनेट है? तो देखो, जो मार्स प्लेनेट है वो लगभग उसका दिन जो है पृथ्वी के समान होता है और उसका झुकाव भी पृथ्वी के बराबर है। यानी कि अपने एक्सिस पर अगर अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री है तो 25 डिग्री के आसपास जो है वो कौन है? मार्स है। आ रही है इतनी बात समझ में? आसान चीजें हैं, आगे चीजें करते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ग्रह क्या होता है भैया? एक मान लो ये ग्रह है, इसका उपग्रह जो इसके चारों ओर घूम रहा हो। मंगल के दो हैं, नाम है फोबोस और डीमोस। नेपच्यून जो है वो हो गया वरुण के हैं 13। प्लूटो कोई ग्रह ही नहीं है तो ये तो भारी हो गया। आंसर हो जाएगा बुध यानी कि मरकरी। चलिए आगे चलते हैं। 2032 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में होंगे? तो देखो भैया, 2016 वाले कहां हुए थे? तो कहोगे ब्राजील, रियो में। ठीक है, 2020 वाले कब हुए? 21 में। कहां हुए? तो आप कहेंगे सर जापान में। 2024 वाले कहोगे पेरिस में। वेरी गुड। 2032 वाले कहोगे यूएस, लॉस एंजलिस, और या आप कह सकते हो लॉस एंजलिस या एलए। ठीक है, फिर है माफ करना 2024 का 2028 है ये। ठीक है, 24 के बाद 28, फिर आ जाएगा 2032 आ जाएगा, और ये हो जाएंगे 2032 वाले कहां? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ये आंसर हो जाएगा। तो बाकी मैंने सारे यहां पर लिख दिए और आपको समझा भी दिया। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखो कि जापान में होने वाले 32वें नंबर के थे, ये 33वें होंगे, ये 34वें होंगे और ये 35वें होंगे। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर? 4 ऑप्शन है, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सीधा आंसर बता रहा हूं ताकि आप आराम से इसको देख लें, पढ़ लें, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए और समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा आंतरित करता है, यानी कि बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? तो ये आपको समझना है। कुंजी पटल, सीपीयू, मॉडेम, प्रिंटर। तो मॉडेम, मॉड्यूलर, डीमॉड्यूलेटर इसको कहते हैं। मॉडेम हो जाएगा आंसर। ये थे 100 ऐसे बेहतरीन सवाल जो आने वाले एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा। प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कीजिए पाठशाला ऋषिकेश नाम से, पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के नाम से। ठीक है, और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें थम्स अप दीजिए और बताइए कि आपको प्रैक्टिस सेट और कैसा चाहिए ताकि एग्जाम टाइम में आपकी तैयारी हो सके बहुत अच्छी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।